सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीपैट डिस्कशन सेंटर। और इस मैराथन सीरीज में, इस फार्मासिस्ट मैराथन में आज हम पढ़ने जा रहे हैं नॉन फार्मा सिलेबस। जी हाँ, जब भी आप किसी फार्मासिस्ट या ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम में अपियर होने जाएंगे, वहाँ पर आपको ये पैटर्न देखने को मिलेगा। कुछ यहाँ नॉन फार्मा के भी सिलेबस रहते हैं, कुछ नॉन फार्मा के क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें आपके जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, जनरल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड और ऐसे ही कंप्यूटर्स के और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर इंक्लूड हो सकते हैं। तो हमने इस सीरीज पे 1000+ MCQs इन्हीं टॉपिक्स का भी हमने इंक्लूड किया है, जिसमें आपको ये सभी पॉइंट्स भी पूरी तरीके से कवर अप हो जाएं। इट मीन्स आपका पूरा प्रिपरेशन यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस वीडियो में, इस सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं जनरल साइंस का पार्ट 1। जी हाँ, जनरल साइंस का टोटल हम 2 पार्ट में यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें जनरल साइंस से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री से क्वेश्चन मिल सकते हैं। ये सभी यहाँ पर नॉलेज, बिल्कुल ही जनरल नॉलेज का यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा। तो डिस्कस करते हैं, पार्ट 1 इसका स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट इसका पार्ट 2 भी आएगा जिसमें आपको अनदर 50 क्वेश्चंस विद द एक्सप्लेनेशन यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। स्टार्ट करें आज का पहला हमारा टॉपिक जो होने जा रहा है जनरल साइंस पार्ट 1। चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ पर आ सकते हैं। क्वेश्चन लेवल बहुत इजी रहने जाएगा यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर इन बातों को भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन कंफ्यूजन से आपको बचना है। चलिए पहला क्वेश्चन 1476 इस सीरीज में 1476 नंबर का ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? ब्रास गेट डिस्कलर्ड इन एयर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इन द एयर। ब्रास जो हमारा एलॉय होता है उसका डिस्कलरेशन हो जा रहा है, उसका कलर यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो जा रहा है, कलर यहाँ से उसका हट जा रहा है। किसके कारण, किसके प्रेजेंस में हो रहा है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड नाइट्रोजन। तो आपको क्लियर कर दूं, ब्रास एक एलॉय है, एक मिक्सचर है, और ये जो एलॉय होता है ब्रास हमारा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, इनसे किसी भी तरीके का कोई केमिकल या फिजिकल रिएक्शन नहीं शो करता है, इसलिए इनके द्वारा ये अनइन्फेक्टेड रहेगा। बट जब हम हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करें, हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन और सल्फेट के जो गैसेस हैं ये इनके पास कलर नहीं रहते, कलरलेस गैस रहते हैं। इस कारण से ये हमारे ब्रास एलॉय के साथ एक्ट करके इसे भी डिस्कलर कर देते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका निकलेगा हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, क्यों हो रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड? क्योंकि इनके पास एक हाइड्रोजन और सल्फाइड का मिक्सचर है, गैस का मिक्सचर है, जिनका लाइट बहुत ही, जिनका कलर बहुत ही कम रहता है, या बोला जाए लाइट कलर के रहते हैं, और इनसे एक्ट करने के कारण हमारे ब्रास एलॉय का क्या हो रहा है, कलर यहाँ से डिमिश हो जा रहा है। क्लियर है? यहाँ पर ध्यान रखना है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये कभी भी हमारे एलॉय के साथ किसी भी तरीके का एक्शन शो नहीं करते। चलिए ऐसे ही यहाँ पर इजी क्वेश्चंस, 1 लाइनर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल दैट रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इनमें से कौन सा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म पे रह रहा है? फॉस्फोरस, ब्रोमीन, क्लोरीन एंड हीलियम। अब देखिए, जब इनके हम अपीयरेंस की बात करें, इनके फिजिकल स्टेट की बात करते हैं, हमारे जो फॉस्फोरस रहते हैं ये एक सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। जब हम इन्हें जब हम रूम टेम्परेचर पर स्टोर करते हैं तो एक सॉलिड फॉर्म पे रहते हैं। दूसरा, अगर हम क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन क्या हो रहा है, ये हमारे गैस फॉर्म में रहेगा, हीलियम भी हमारा गैस फॉर्म में रहेगा। ठीक है, बट अगर हम ब्रोमीन की बात करते हैं, ब्रोमीन यानी Br, ये हमारा रूम टेम्परेचर पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या रहेगा, ये लिक्विड फॉर्म में रहेगा। तो करेक्ट आंसर क्या निकल रहा है यहाँ पर? ब्रोमीन। याद रखेंगे, ब्रोमीन अपना क्या रहता है, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। क्लोरीन क्या है? क्लोरीन इज अ ग्रीनिश येलो गैस एट द रूम टेम्परेचर। ब्रोमीन की बात करें, ब्रोमीन ही हमारा रूम टेम्परेचर में एज अ लिक्विड रहेगा। हीलियम की बात करते हैं, ये भी हमारे क्या हो रहे हैं, गैस हो रहे हैं। फॉस्फोरस की बात करते हैं, कलरलेस, सेमी ट्रांसपेरेंट, सॉफ्ट वैक्सी सॉलिड्स हो रहे हैं। ठीक है, सॉलिड्स रहेंगे हमारे फॉस्फोरस। क्लियर? चलिए आगे बढ़ा जाए। क्लोरोफिल इज अ नेचुरली ऑकरिंग चिलेट
कंपाउंड्स इन विच सेंट्रल मेटल इज। जब हम क्लोरोफिल की बात करते हैं, क्या होता है क्लोरोफिल? जिसके द्वारा हमारे प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं और अपने लिए एनर्जी सोर्स के लिए उन्हें यूज कर रहे हैं, वहां से अपने लिए एनर्जी ये निकाल रहे हैं। ये हमारे हो जाएंगे क्लोरोफिल के कारण इनका हेल्प हो रहा है। और जब हम क्लोरोफिल का केमिकल स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ पर हमें बीच में, इस केमिकल स्ट्रक्चर के बीचों बीच हमें क्या देखने को मिलेगा? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हमारे क्लोरोफिल का सबसे मेन न्यूक्लियस यहाँ पर रहेगा, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या निकलेगा? मैग्नीशियम। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, पूरे हमारे क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है और यहाँ पर बीच में कौन सा यहाँ पर एलिमेंट है? हमारा मैग्नीशियम, और ये चारों ओर नाइट्रोजन से घिरा हुआ रहेगा। तो इसका स्ट्रक्चर आपको जरूर से याद रखना है। क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है जिसमें मैग्नीशियम क्या रहेगा? हमारा यहाँ पर मेन एजेंट रहेगा, जो सेंट्रली इन दोनों चारों ओर से हमारे नाइट्रोजन से घिरा हुआ रहेगा और सेंट्रल में हमारा क्या एटम रह रहा है? यहाँ पर मैग्नीशियम। चलिए नेक्स्ट बढ़ा जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म्स एंड एमलगम विथ अदर मेटल्स। इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो मिक्सचर बना लेता है, एमलगम बना लेता है, तुरंत ही एमलगम बना लेगा? टीन, मर्क्यूरी, लीड या जिंक। अब देखिए बात करते हैं टीन, लीड और जिंक, इनमें ये प्रॉपर्टी नहीं रहता। वहीं अगर हम मर्क्यूरी Hg की बात करते हैं, ये तुरंत ही किसी भी एलिमेंट के साथ आसानी से एमलगम का फॉर्मेशन कर लेता है। क्या हो रहा है? मर्क्यूरी हमारा आसानी से एमलगम फॉर्मेशन कर ले रहा है। ठीक है, ध्यान रखना है। मर्क्यूरी क्या हो रहा है? एमलगम क्या? एमलगम सबसे पहले समझिएगा, एमलगम इज एन एलॉय ऑफ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का एक मिक्सचर है जिसमें क्या हो रहा है? मर्क्यूरी दूसरे कंपोनेंट्स के साथ आसानी से ये मिक्स होकर एमलगम का फॉर्मेशन कर रहा है। बट एक्सेप्शनल केस आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, आयरन, प्लेटिनम, टंगस्टन, इनके साथ ये कभी भी एमलगम नहीं बना पाता, इनके साथ ये आसानी से मिक्स नहीं हो पाता। ठीक है, चलिए याद रखते चलेंगे, इन सभी पॉइंट्स को आपको जरूर से रिमेंबर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर, वॉशिंग सोडा इज द कॉमन नेम फॉर। वॉशिंग सोडा की बात करते हैं, इनमें से कौन सा केमिकल वॉशिंग सोडा का कॉमन नेम है? सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा। ठीक है, जिसे हम हमारे क्लॉथ्स को वॉश करने के लिए इनका यूज करते हैं। क्या आ रहा है यहाँ पर? सोडियम कार्बोनेट, याद रखना है हमारा सोडियम कार्बोनेट कहला रहा है वॉशिंग सोडा। और वहीं सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करें, इसे ईटिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ईटिंग सोडा, व्हाइट सोडा, इस नाम से इन्हें जाना जाएगा। इनका यूज होता है हमारे बेकिंग सोडा में, ब्रेकिंग, जितने भी हम केक अगर बेक कर रहे हैं या किसी तरीके अगर हम ब्रेड को बेक करने जा रहे हैं तो इन सभी बेकरीज में इनका यूज किया जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट का। वहीं सोडियम कार्बोनेट हमारे लिए कहलाएगा वॉशिंग सोडा और सोडा एस Na2CO3। ठीक है, जिसे दूसरे नाम से क्या जान सकते हैं? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड, इस नाम से भी जाना जा सकता है। तो ये डिफरेंट अलग अलग तरीके के नाम आ सकते हैं, इनका अलग अलग यहाँ सिनोनिम्स आ सकता है। आपको यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है, सभी पॉइंट्स को, सभी डिफरेंट नेम्स को जरूर से आपको याद करते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्वार्ट्ज क्रिस्टल की बात करें। क्वार्ट्ज क्रिस्टल नॉर्मली यूज्ड इन क्वार्ट्ज क्लॉक्स एक्सेट्रा इज केमिकली। क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो हम क्वार्ट्ज क्लॉक्स बनाने के लिए क्वार्ट्ज क्रिस्टल का यूज करते हैं, इनका मेन कंपोजिशन क्या होता है? किनसे मिलकर बने हुए रहते हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जर्मेनियम ऑक्साइड, अ मिक्सचर ऑफ जर्मेनियम ऑक्साइड एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड, मतलब इन दोनों का मिक्सचर, और यहाँ पर है सोडियम सिलिकेट। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर आएगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड। याद रखना है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड से मिलकर हमारे क्वार्ट्ज के क्रिस्टल्स बने हुए रहते हैं, जिनका यूज रहेगा क्वार्ट्ज क्लॉक्स के फॉर्मेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट से विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट नोन एज ग्रीन हाउस गैस। आपने 12th में बहुत बार ये क्वेश्चन देखा होगा, इनमें से कौन सा ऐसा है गैस जो ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस गैस में इन्वॉल्व नहीं है? पहला मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हमारा
हाइड्रोजन। अब यहाँ पर करेक्ट आंसर निकलेगा आपके लिए हाइड्रोजन। जी हाँ, हाइड्रोजन नहीं होते यहाँ पर। नाइट्रस ऑक्साइड, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सभी हमारे क्या रहेंगे, हमारे ग्रीन हाउस के गैसेस रहेंगे। और कौन कौन से आ रहे हैं, वाटर वेपर भी रहते हैं, ठीक है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट में हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन यानी O3 ये भी प्रेजेंट रहेगा। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी पे हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ये सभी प्रेजेंट रहेंगे। कहाँ, हमारे ग्रीन हाउस गैस में, बट एक्सेप्ट द हाइड्रोजन वन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ा जाए। ब्रोमीन, ब्रोमीन इज क्या है ब्रोमीन, ब्लैक सॉलिड, रेड लिक्विड, कलरलेस गैस, हाईली इन्फ्लेमेबल गैस। अब देखिए, अभी हमने पढ़ा था, सबसे स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था, इनमें से कौन सा मेटल है, नॉन मेटल है सॉरी, वो हमारे रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रह रहा है। तो क्या था वहां पर करेक्ट आंसर यहाँ हमारा ब्रोमीन। तो क्या हो गया, ब्रोमीन एक लिक्विड रहेगा। और किस तरीके का लिक्विड, रेड कलर्ड लिक्विड। जब हम रूम टेम्परेचर पर इसे स्टोर करते हैं या नॉर्मल कंडीशन पर अगर हम रखते हैं 37 डिग्री पर अगर हम रखते हैं, 37 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम रखते हैं, तब हमारा ब्रोमीन क्या रहेगा, एक लिक्विड रहेगा जिसका कलर क्या रहेगा, रेड। तो करेक्ट आंसर निकला यहाँ पर आपके लिए रेड लिक्विड। सॉलिड नहीं हो रहे हैं, गैस नहीं, और इधर भी गैस नहीं। क्लियर, लिक्विड रहेंगे, रेड लिक्विड हमारे ब्रोमीन प्रेजेंट रहेंगे। चलिए, नॉन मेटल है, क्या रह रहा है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म पर रहेगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर है क्वेश्चन, द हार्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल ऑन अर्थ इज। इनमें से इन सभी सब्सटेंस में सबसे हार्ड क्या है यहाँ पर, गोल्ड, आयरन, डायमंड या प्लेटिनम। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि भैया आयरन भी तो इतना हार्ड रहता है, लेकिन आपको यहाँ पर डायमंड देखने को मिल रहा है। डायमंड, इनका जो स्ट्रक्चर रहेगा इतना ज़्यादा क्रिस्टलाइन रहते हैं, इनके जो कार्बन्स रहते हैं, इनके जो एटम्स रहते हैं आपस में इतने ज़्यादा स्ट्रांग रहते हैं। इन सभी के कंपैरिजन में हमारा डायमंड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट रहेगा। इसे ब्रेक डाउन करने में सबसे ज़्यादा हमें एनर्जी का जरूरत रहेगा। तो क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा डायमंड, सबसे ज़्यादा हार्ड अभी तक का खोजा गया एलिमेंट हमारे लिए डायमंड है, एज कंपेयर टू द आयरन, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम एटसेट्रा। ठीक है, इन सभी के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा हार्ड हमारा यहाँ पर मिलेगा डायमंड। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर, द वैरायटी ऑफ कोल इन विच द डिपोजिट कंटेन रिकॉग्निजेबल ट्रेस ऑफ द ओरिजिनल प्लांट मटेरियल्स। ठीक है, अब यहाँ हम अर्थ के लेयर की बात करते हैं। अर्थ के लेयर में इनमें से कौन सा पोर्शन है जहाँ पर हमें प्लांट के ओरिजिनल मटेरियल्स देखने को मिल रहे हैं, बिटुमेन, हमारा एंथ्रासाइट, लिग्नाइट एंड पीट। अब देखिए जब इनके आप स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको क्लियर होगा, जो हमारा पीट रहता है, अर्थ लेयर का पीट रहता है सबसे ऊपरी हिस्से में रहता है। इसी कारण से जब ऊपर में है तो वहाँ पर हमारे प्लांट्स के रूट्स आ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर हम प्लांट मटेरियल्स की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा ये हमारे सिर्फ और सिर्फ पीट में प्रेजेंट रहते हैं। और वहीं ऐसे नीचे अगर हम पहुँचते जाएंगे इसके लेयर्स को तो आपको और क्लियर होती जाएगी। सबसे ऊपर में यहाँ पर पीट है, देखिए पीट में इनका जो सरफेस है सुपरफिशियल रहेगा, ऊपर की ओर रहेंगे, इसलिए यहाँ पर हमारे प्लांट्स के जितने मटेरियल्स आ रहे हैं, रूट्स आ रहे हैं, ये सभी प्लांट्स के रहेंगे। और उसी से अगर नीचे बढ़ते जाते हैं लिग्नाइट है, और इससे भी अगर नीचे अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें कोल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर निकलेगा आपके लिए पीट, जहां पर हमारे प्लांट मटेरियल्स ग्रो करते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, टेट्रा इथाइल लीड इज यूज्ड एज। टेट्रा इथाइल लीड की बात करते हैं, इसका यूज किस लिए किया जाएगा, पेन किलर के लिए, फायर एक्सटिंग्विशर के लिए, मॉस्किटो रिपेलेंट्स एंड एंटी नॉक एजेंट। अब देखिए जो हमारा यहाँ टेट्रा इथाइल लीड है, जब भी हम इनकी बात करते हैं इन्हें एंटी नॉकिंग एजेंट के नाम से जाना जाता है, और इनका यूज़ किया जाएगा सबसे ज़्यादा जेट फ्यूल्स में।
जेट फ्यूल्स का अगर हम फॉर्मेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर एंटी नॉकिंग एजेंट के नाम से हम इन्हें यूज़ करते हैं। एंटी नॉकिंग एजेंट यूज्ड इन गैसोलीन एंड इन द फ्यूल्स एंड इन द जेट फ्यूल्स। ठीक है, जेट फ्यूल्स की जब भी बात करते हैं यहाँ पर इनका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। स्ट्रक्चर इनका देख लिया जाए, बीच में यहाँ पर लेड है और चारों ओर यहाँ पर मिथाइल का ग्रुप यहाँ देखने को आपको मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ा जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट, इनमें से कौन सा ऐसा एजेंट है जिसे हम लुब्रिकेंट की तरीके से यूज कर सकते हैं? चलिए, ग्रेफाइट, सिलिका, आयरन ऑक्साइड एंड डायमंड। डायमंड तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता, आयरन ऑक्साइड भी नहीं, सिलिका इसका यूज हम एब्जॉर्बेंट की तरीके से करते हैं, तो ये भी आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। करेक्ट देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पर ग्रेफाइट। जी हाँ, ग्रेफाइट का यूज कहाँ किया जाता है? ग्रेफाइट का यूज सबसे ज्यादा यहाँ पर हम पेंसिल्स में यूज करेंगे। ठीक है, आपने देखा होगा पेंसिल के बीच का जो आपको डार्क पोर्शन देखने को मिलेगा वो हमारा ग्रेफाइट होता है। ठीक है, ग्रेफाइट क्या रहेंगे? ये सबसे ज्यादा लुब्रिकेंट रहते हैं। आप कभी प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हैं। आप अपने कॉपी पर इस तरीके से रफ करके देखिए और वहां आप अपने फिंगर को ऐसे पास करिए, आपको यहाँ लुब्रिकेंट इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। प्रैक्टिकली आप ये करके देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, हमारे ग्रेफाइट आर यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट की तरीके से इनका यूज किया जाएगा। और साथ ही साथ इनका मेन केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? दे आर अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिमेन्स इन लिक्विड फॉर्म अंडर द नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन से इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो नॉर्मल कंडीशन पर यानी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म पे रहता है? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। चलिए आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन देख लिया जाए, रेडियम, जिंक, यूरेनियम एंड मर्क्यूरी। क्या है करेक्ट आंसर यहाँ पर? मर्क्यूरी। ठीक है, मर्क्यूरी Hg हमारा क्या होता है? ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। इसका यूज कहाँ किया जाता है? जब भी हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करने वाले मशीन्स में इनका यूज किया जाता है। वहीं अगर हम फिजिकल फार्मेसी में भी आपने देखा होगा ग्रेन्यूल के डेंसिटी को मेजर करने के लिए भी इनका यूज किया जाता है मर्क्यूरी डिस्प्लेसमेंट मेथड के द्वारा। तो ऐसे आपको चीजें जरूर से आपस में कॉम्बाइन करते हुए, आपस में क्रॉस लिंक करते हुए याद करते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ा जाए। पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 इज यूज्ड फॉर प्यूरिफाइंग द ड्रिंकिंग वाटर बिकॉज KMnO4 का यूज किया जाता है ड्रिंकिंग वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए। क्यों, किस कारण से? इनमें ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है? इट इज अ स्टेरिलाइजिंग एजेंट, इट डिसॉल्व्स द इम्प्यूरिटीज ऑफ वाटर, इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब क्या हो रहा है यहाँ पर? करेक्ट आंसर KMnO4 आपने देखा होगा प्रैक्टिकल में, अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में टाइट्रेशन किया होगा KMnO4 के साथ, वहां पर आपको ये बताया गया होगा कि एक हिसाब का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और इसे वाटर के साथ यूज करने से क्या हो रहा है? वाटर में जितने भी तरीके के इम्प्यूरिटीज हैं ये उन सभी इम्प्यूरिटीज को ऑक्सीडाइज कर देता है और वाटर को क्लीन करता है, वाटर को ड्रिंकेबल बनाता है। इसलिए इनका यूज किया जाएगा एज अ प्यूरिफाइंग एजेंट बिकॉज दे आर अ oxidizing agent and they oxidize the impurities present in any water। क्लियर है? चलिए इजी सा क्वेश्चन है, आपको बस थोड़ा सा यहां रिमेंबर करते हुए चलना है। चलिए जनरल क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट, इनमें से कौन सा एक एलिमेंट है? रूबी, सैफिर, एमरल्ड और यहां आपका डायमंड। क्या होगा यहां पर करेक्ट आंसर? डायमंड। क्यों भैया डायमंड क्यों? एलिमेंट किसे बोला जाएगा? डायमंड क्यों और एलिमेंट किसे बोला जाएगा? देखिए एलिमेंट उन्हें बोला जाता है जो किसी एक टाइप के एटम से मिलकर बने हुए रहते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट डेफिनेशन बैठेगा हमारा डायमंड, क्योंकि डायमंड का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये एक ही तरीके के एक ही एटम यानी कार्बन एटम से मिलकर बने हुए रहते हैं, इसी कारण से हम इसे एलिमेंट बोलते हैं। वहीं रूबी की बात करें, सैफिर की, एमरल्ड की बात करते हैं, ये सभी क्या हो रहे हैं? एक या एक से अधिक एलिमेंट से, एक या एक से ज़्यादा एटम से मिलकर बने हुए रहते हैं।
ठीक है। तो डायमंड हमारा क्या होगा, यहाँ पर एलिमेंट का एग्जाम्पल आ जाएगा। क्लियर है। अब वहीं रूबी की बात करते हैं, पिंकीज और रेडिस ब्लड रेड हमारी ये क्या रहेंगे, जेम स्टोन्स हैं। तो ये हमारे एलिमेंट्स में नहीं कहलाएंगे, ये स्टोन्स में कहला जाएंगे। ठीक, स्टोन्स या हमारे जेम स्टोन्स में आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ऑर्डिनरी टेबल सॉल्ट, ऑर्डिनरी टेबल सॉल्ट की बात कर रहे हैं, इज सोडियम क्लोराइड, यानी जिसे हम टेबल सॉल्ट बोलते हैं, नॉर्मल जो हमारा सॉल्ट है NaCl सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इस हम ऑर्डिनरी टेबल सॉल्ट को सोडियम क्लोराइड बोल रहे हैं। वहीं हम बेकिंग सोडा को क्या बोलेंगे? अभी क्वेश्चन यहाँ पर कुछ देर पहले आया था, बेकिंग सोडा को क्या बोला जाएगा? पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर? सोडियम बाइकार्बोनेट। जी हाँ, सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज किया जाएगा एज अ बेकिंग सोडा एंड सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाएगा कहाँ यूज करेंगे? एज अ वॉशिंग सोडा। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट हमारा आ जाएगा वॉशिंग सोडा और सोडियम बाइकार्बोनेट कहलाएगा बेकिंग सोडा। कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, बाइकार्बोनेट से याद कर लीजिए बेकिंग, बाइकार्बोनेट से बेकिंग सोडा, क्लियर हो जाएगा आपका। सोडियम कार्बोनेट जोड़ दीजिए वहां पर वॉशिंग सोडा से, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ओजोन होल्स बोलते हैं ना, ओजोन में छेद हो गया, ओजोन लेयर में छेद हो गया, होल हो गया, इसका मतलब क्या होता है? ओजोन होल्स का मतलब क्या हो रहा है? होल इन ओजोन लेयर, डिक्रीज इन द ओजोन लेयर इन द ट्रोपोस्फियर, डिक्रीज इन द थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फियर, इंक्रीज इन द थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर इन ट्रोपोस्फियर। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अब होल हो गया, इट मीन्स वहां होल नहीं हुआ है, छेद नहीं हुआ है। डिक्रीज इन द ओजोन लेयर इन द ट्रोपोस्फियर, डिक्रीज इन नहीं, अगर ओजोन लेयर की बात करें ट्रोपोस्फियर में, ये नहीं, ये करेक्ट नहीं आएगा। अगर हम इस स्टेटमेंट की बात करते हैं, ध्यान से देखिए, बहुत सही बैठ रहा है। डिक्रीज इन द थिकनेस, ओजोन लेयर का थिकनेस मानकर चलिए अभी इतना है, कुछ सालों बाद हमने देखा कि इसका थिकनेस थोड़ा सा कम हो गया, तो इसे हम बोलेंगे कि ओजोन लेयर में छेद हो गया है, होल हो गया है, क्योंकि इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है उस पूरे लेयर का जो थिकनेस है, अगर वो थिकनेस कम हो जाएगा तब हम इसे बोलेंगे कि ओजोन लेयर्स में होल हो चुके हैं। क्लियर है। और ओजोन लेयर हमारे लिए क्यों सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है? ये सन के द्वारा आने वाले जितने भी अल्ट्रावायलेट रेज रहते हैं, IR रेज रहते हैं, इन सभी को हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से ये बचाने का काम करते हैं, हमें इनसे प्रोटेक्ट करते हैं। अगर ये लाइट्स हमें डायरेक्ट ही पहुंच जाएंगे तो हमें बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं, साथ ही साथ हमारे अर्थ का टेम्परेचर भी अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। क्लियर। ओजोन लेयर क्या हो रहा है, अगर इनके थिकनेस में किसी तरीके का कमी हो रहा है तो इसे हम बोलेंगे ओजोन होल्स। क्लियर है। अब ओजोन की बात करें, ओजोन क्या किससे मिलकर बना रहता है? मेनली इसमें हमारे ऑक्सीजन के 3 एटम्स मिले हुए रहते हैं, यानी इसके केमिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो O3 रहेगा। ऑक्सीजन के यहाँ पर टोटल 3 हमारे एटम्स मिलकर बने हुए रहेंगे। ठीक है, 3 एटम्स मिलकर एक ओजोन मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, और इन्हीं का एक थिक लेयर हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द डायरेक्ट सनलाइट, फ्रॉम द UV रेज, फ्रॉम द IV रेज, इन सभी से बचाने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, यहाँ पर प्लांट से क्वेश्चन आ रहा है और आपको इनका फैमिली बताना है, किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ा जाए। पाइन, फाइर, प्रूसी, सीडर, लर्च एंड किप्रस आर द फेमस timber yielding plants of which several also occur widely in the hilly region of India। ये सभी प्लांट्स हमारे मेनली हिली रीजन्स पर, जितने माउंटेन एरियाज रहते हैं, हिमालय, यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ऑल दिस बिलोंग्स टू विच फैमिली, किस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं? एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, मोनोसाइटोलिडॉन्स और डिकोटाइलिडॉन्स। तो यहाँ पर क्या हो रहे हैं, ये सभी हमारे ऐसे प्लांट्स हैं जो डायरेक्ट सीड का फॉर्मेशन करते हैं, और जो प्लांट्स हमारे डायरेक्ट सीड का फॉर्मेशन करेंगे ये सभी जिम्नोस्पर्म स्पीसीज के रहते हैं। ठीक है, इसी फैमिली, इसी स्पीसीज से बिलोंग करेंगे। ये डायरेक्ट हमारे क्या करते हैं, ये हमारे डायरेक्ट सीड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म हमारे क्या करेंगे, डायरेक्ट सीड्स का फॉर्मेशन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लांट से ही।
पॉलिनेशन इज बेस्ट डिफाइंड एज, पॉलिनेशन का मतलब क्या हो रहा है, जो आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में, अपने बॉटनी में पढ़ा होगा, क्या हो रहा है यहाँ पर पॉलिनेशन मतलब क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब्स इन ओव्यूल, विजिटिंग फ्लावर्स बाय इंसेक्ट। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, आपने दो चीज देखा होगा, जब प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होता है तो किसके द्वारा होता है, पोलन ग्रेन्स के कारण होता है। और ये पोलेन्स क्या करते हैं, किसी एक फ्लावर से निकलकर दूसरे फ्लावर की ओर पहुंचते हैं। और कहां से निकलेंगे, फ्लावर के कहां से निकलेंगे, एंथर से निकलेंगे, ठीक है। एक प्लांट के, एक फ्लावर के एंथर से निकलेंगे और दूसरे प्लांट के सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, दूसरे प्लांट के सेक्सुअल ऑर्गेन जैसे हमारे स्टिग्मा में जाकर ये अटैच हो जाएंगे। और किसके कारण होते हैं ये, एयर के कारण। अगर उस एरिया पर एयर चल रही है, हवा चल रही है, तो एक प्लांट से निकलकर दूसरे प्लांट की ओर पहुंच गए, या छोटे छोटे इंसेक्ट्स के कारण भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या करेक्ट आंसर आएगा, देखिएगा, ट्रांसफर ऑफ द पोलन फ्रॉम एंथर, पोर्शन याद रखेंगे, एंथर से ट्रांसफर हो रहे हैं किसकी ओर, स्टिग्मा की ओर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या निकला यहाँ पर, ऑप्शन ए, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ये हमारे एक क्या हो गए, प्लांट हो गए, एक फ्लावर हो गए, जिसके पोलन ग्रेन्स कहाँ पर प्रेजेंट है, पोलन ग्रेन्स हमारे इनके एंथर में प्रेजेंट हैं, और ये पोलन्स फ्री हो जाएंगे और किसी व्हीकल के द्वारा, वो चाहे हमारे विंड हो सकते हैं या किसी तरीके के इंसेक्ट हो सकते हैं, इनके द्वारा ये कहाँ पहुंच रहे हैं, इनके स्टिग्मा में पहुंच रहे हैं। स्टिग्मा से धीरे धीरे इनके ओवेरी में पहुंचेंगे और वहां से रिप्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, इनका यहाँ पे सीड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्लांट रिसीव्स देयर न्यूट्रिएंट्स मेनली फ्रॉम, प्लांट्स अपना न्यूट्रिएंट्स सबसे ज्यादा कहाँ से ये एक्सेप्ट करते हैं, कहाँ से इन्हें न्यूट्रिएंट्स सबसे ज्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन पर इन्हें न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पर, क्लोरोफिल, एटमॉस्फेयर, लाइट एंड सॉइल। क्लोरोफिल नहीं, क्यों क्लोरोफिल नहीं, क्योंकि क्लोरोफिल तो एक एजेंट है जिसके द्वारा ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कर रहे हैं और अपने लिए एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। एटमॉस्फेयर नहीं, एटमॉस्फेयर भी नहीं होगा। लाइट भी नहीं, लाइट तो सिर्फ एक सोर्स है। बट अगर हम इनके स्ट्रक्चर देखते हैं, अगर इनका लोकेशन देखते हैं, तो सबसे ज्यादा कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, सॉइल में। और सॉइल में होने के कारण ये अपने लिए अधिकतर जितने न्यूट्रिएंट्स रहते हैं सॉइल से ही कैरी आउट करते हैं। तो सॉइल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी इनके लिए रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं ग्रोथ के लिए, सभी मेनली इन्हें इनके सॉइल से ही मिलते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें जो हाई कॉन्सेंट्रेशन पर इन्हें चाहिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, ये सभी इन्हें आसानी से इनके रूट के थ्रू सॉइल से मिल जाता है। क्लियर, यहां पर क्लियर करेंगे, आंसर यहां आपके लिए आ रहा है सॉइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 1496 नंबर का क्वेश्चन यहां पर क्या रहा है, फोटोसिंथेसिस जनरली टेक्स प्लेस इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट। फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं जिसके द्वारा प्लांट्स अपने लिए एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, मेनली किस पार्ट में होता है, प्लांट के किस पार्ट पर ये प्रोसेस हो रहा है। लीफ एंड द अदर क्लोरोप्लास्ट बियरिंग पार्ट्स, जहां जिस एरिया पर क्लोरोप्लास्ट रहेंगे उस एरिया और हमारे लीव्स में। दूसरा आ रहा है स्टीम एंड लीफ, रूट एंड क्लोरोप्लास्ट बियरिंग पार्ट्स, बार्क एंड द लीफ। अब देखिएगा यहाँ पर लीफ, बहुत सारे बच्चों का यही आंसर होता है कि सर सिर्फ लीफ में होता है, लेकिन नहीं, सिर्फ लीफ में होगा ऐसा नहीं है। जहां जहां पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहेंगे, जिस एरिया पर क्लोरोप्लास्ट रहेंगे, उन सभी एरियाज पर सिंथेसिस होगा, उन सभी एरियाज पर फोटोसिंथेसिस होगा। यहाँ पर लीफ की बात क्यों करते हैं, क्योंकि लीफ ऐसा एरिया है प्लांट का जहां प्लांट का सरफेस एरिया सबसे ज्यादा रहता है। सबसे ज्यादा सरफेस एरिया रहेगा मतलब सबसे ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब कहां पर होगा, प्लांट में, किसी लीफ के कारण ही वो सबसे ज्यादा हमारे एयर्स, हमारे लाइट्स को क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। क्लियर है, तो यहां पर क्या आएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लीफ एंड द अदर क्लोरोप्लास्ट बियरिंग पार्ट्स, ये सभी हमारे लिए क्या हो रहे हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल रहेंगे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं।
क्या रहा है 1497 नंबर क्वेश्चन। प्लांट सिंथेसिस द प्रोटीन फ्रॉम, प्लांट कहाँ से प्रोटीन्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, किस एजेंट के द्वारा, किसके कारण इन्हें प्रोटीन्स का मिल रहा है, स्टार्च, शुगर, अमाइनो एसिड एंड द फैटी एसिड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, करेक्ट आंसर प्रोटीन की बात करते हैं। प्रोटीन क्या होता है, दे आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड, याद रखना है पॉलीमर्स ऑफ द अमाइनो एसिड, बहुत सारे अमाइनो एसिड यूनिट्स मिलकर एक प्रोटीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं और प्रोटीन के कारण ही ये अपने प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ की ओर पहुंच पाते हैं। इनका प्राइमरी सेकेंडरी ग्रोथ पॉसिबल हो पाता है जब इन्हें प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन पर प्रोटीन मिलेगा। कहां से मिलेगा, अमाइनो एसिड्स से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ा जाए। यहाँ पर प्लांट एब्जॉर्ब डिजॉल्व्ड नाइट्रेट्स फ्रॉम सॉइल एंड कन्वर्ट देम इनटू, प्लांट्स क्या करते हैं, डिजॉल्व्ड नाइट्रेट्स यानी जैसे हमारे यूरियाज हो गए, इन सभी को क्या करेंगे, हमारे सॉइल से एब्जॉर्ब कर रहे हैं, मतलब एक रूट के द्वारा क्या कर रहे हैं, सॉइल से इन सभी नाइट्रेट्स को, इन सभी नाइट्रोजन के फॉर्म्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं और इनका यूज अपने ग्रोथ के लिए कर रहे हैं। और इसके बाद ये हमारे एटमॉस्फेयर में क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर में क्या भेज रहे हैं, फ्री नाइट्रोजन, यूरिया, अमोनिया या प्रोटीन्स। चलिए प्रोटीन्स नहीं होंगे क्योंकि ये अपने सिंथेसिस के लिए नहीं यूज कर रहे हैं, अमोनिया इन्हें तो ये एक्सेप्ट करते हैं, यूरिया भी ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्या होगा करेक्ट आंसर, फ्री नाइट्रोजन, याद रखेंगे फ्री नाइट्रोजन एंड फ्री ऑक्सीजन, इसे ये इन्वायरमेंट में पूरी तरीके से ट्रांसफर कर रहे हैं। तो हमारे इन्वायरमेंट में जो नाइट्रोजन आ रहे हैं, ऑक्सीजन आ रहे हैं, किनके कारण, हमारे प्लांट्स के कारण आ रहे हैं। क्लियर है, फ्री नाइट्रोजन को ये क्या करेंगे, एक्सेल आउट करेंगे, बाहर निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई कॉजेस लेप्रोसी, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई के कारण लेप्रोसी हो रहा है, कॉर्निया बैक्टीरियम डिप्थेरिया के कारण हमारा डिप्थेरिया हो रहा है, एंड द विब्रोकोमा कॉजेस, विब्रोकोमा इस शेप के जो हमारे बैक्टीरियाज हैं ये कौन सा डिजीज कॉज कर रहे हैं, टिटेनस, इन्फ्लुएंजा, कोलेरा एंड टाइफॉइड। अब देखिएगा यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट करते जाइए, हटाते जाइए। टिटेनस किसके कारण हो रहा है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। इन्फ्लुएंजा किसके कारण हो रहा है, ये भी हमारे इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण, एक वायरस के कारण आ रहा है। टाइफॉइड की बात करते हैं, साल्मोनेला टाइफी के कारण हो रहा है। और कोलेरा की बात करते हैं तो जितने भी हमारे कॉमा शेप्ड के बैक्टीरियाज रहेंगे ये सभी क्या करेंगे, हमारे कोलेरा फॉर्म करेंगे। ठीक है, कॉमा शेप, इस तरीके कॉमा शेप का इनका फॉर्मेशन रहता है और ये क्या करते हैं, कोलेरा डिजीज कॉज करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल रहेंगे। ठीक है, विब्रियो कोलेरा, अगर बैक्टीरिया की बात करूं मैं तो स्पीसीज का नाम हो जाएगा विब्रियो कोलेरा। ये क्या कर रहे हैं, कोलेरा कॉज करवा रहे हैं। क्लियर है। चलिए सभी एजेंट्स आपको जरूर से याद करना है, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है ना आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या आ रहा है यहाँ पर, इन विच डिकेड वाज द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स फाउंडेड। ठीक है, AIEE इसका फाउंडेशन कब हुआ था, किस समय हुआ था, 1850s, 1880s, 1930s एंड 1950s। तो क्या होगा करेक्ट आंसर, जब हम इनके फॉर्मेशन डेट की बात करते हैं तो 1884, ईयर 1884 में इस इंस्टीट्यूट का सबसे पहला फाउंडेशन किया गया था, जिसके द्वारा, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से इन सभी फील्ड्स पर स्टडी होती है। ठीक है, चलिए ऐसे फाउंडेशन डेट्स भी आपको जरूर से याद करना है, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान दिया जाए। व्हाट इज द पार्ट ऑफ अ डाटाबेस दैट होल्ड्स ओनली वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। इनमें से कौन सा ऐसा डाटाबेस है, ये सभी एक डाटाबेस है, लेकिन इनमें से कौन सा ऐसा डाटाबेस है जिसके द्वारा हम एक ही तरीके का इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख सकते हैं, रिपोर्ट, फील्ड, रिकॉर्ड एंड फाइल। तो करेक्ट आंसर निकलेगा यहाँ पर फील्ड। याद रखेंगे फील्ड में हम सिर्फ एक ही तरीके का इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड। 1 kg की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ऑप्शन, मोलैलिटी, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी एंड
फॉर्मेलिटी। अब देखिए नॉर्मेलिटी एंड फॉर्मेलिटी तो यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, मोलरिटी एंड मोलैलिटी में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होने को मिलता है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जब हम वेट में बात करते हैं, ठीक है, जब हम वेट में बात करते हैं, यानी अगर हम ग्राम्स में बात कर रहे हैं, मिलीग्राम्स में बात कर रहे हैं, अगर वेट में सॉलिड फॉर्म में अगर हम बात कर रहे हैं, तब हम मोलैलिटी की ओर जाएंगे। और वहीं अगर हम वॉल्यूम में बात कर रहे हैं, किसी लिक्विड के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, ml, लीटर, मिलीलीटर, ये सेंटीलीटर, इन सब के बारे में अगर हम लीटर में बात करते हैं, वॉल्यूम में अगर हम बात करते हैं, तब ये हो जाएंगे आपके मोलैरिटी। याद रखना है, मोलैलिटी जब हम वेट के लिए बात कर रहे हैं और मोलैरिटी जब हम वॉल्यूम के लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, 1 kg यानी वेट आ गया आपका यहाँ पर, मोलैलिटी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मोलैलिटी यहाँ पर क्या आ रहा है आपके लिए, करेक्ट आंसर निकल रहा है। फॉर्मूला देख लिया जाए यहाँ पर, मोलैरिटी मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर वॉल्यूम एंड मोलैलिटी मीन्स मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर वेट। वेट और वॉल्यूम का ही यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। चलिए इन्हें भी जरूर से रिमेंबर करते हुए चलेंगे, फॉर्मूलाज भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ा जाए। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग इज, इनमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है, सोडियम, ब्रोमीन, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या आ जाते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी हमारे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी हमारे क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स रहते हैं। तो इस अगर हम ऊपर की ओर पढ़ें तो यहाँ पर क्या रहा है हमारा फ्लोरीन। ध्यान रखेंगे फ्लोरीन क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव, सबसे ज़्यादा हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपोनेंट सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पर फ्लोरीन देखने को मिल जाएगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी हमारे क्या रहेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारे, इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनका सबसे ज़्यादा रहेगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या रहा है, द मेटल यूज्ड टू रिकवर कॉपर फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट से हम कॉपर को जब रिमूव करने जाएंगे, रिकवर करने जाएंगे, तो किसके द्वारा हम रिकवर कर सकते हैं, पोटेशियम, सिल्वर, मर्क्यूरी एंड आयरन। तो यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर निकलेगा आपके लिए, आयरन। जी हाँ, जब भी हम कॉपर सल्फेट में अगर आयरन ऐड करते हैं, यहाँ से हम प्योर कॉपर को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। याद रखने वाली चीज़ें हैं भैया, यहाँ से हम आयरन के द्वारा ही कॉपर को अलग करके रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ा जाए। द इनर्ट गैस की बात कर रहे हैं। इनर्ट गैस की सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें तो वाटर में इनके पास किस तरीके का सॉल्युबिलिटी रहता है, वाटर में कैसे सॉल्युबल रहेंगे, पूरे तरीके से सॉल्युबल रहेंगे, इनसॉल्युबल रहेंगे। समझते हैं क्या आ रहा है, पहला ऑप्शन स्पेरिंगली सॉल्युबल, इनसॉल्युबल एंड सॉल्युबल। स्पेरिंगली सॉल्युबल मतलब मुश्किल से सॉल्युबल हो पा रहे हैं, ठीक है। इन्हें सॉल्युबलाइज करने के लिए हमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट का जरूरत पड़ रहा है, और इनसॉल्युबल मतलब पूरी तरीके से ये सॉल्युबल हो ही नहीं रहे हैं, और सॉल्युबल मतलब आसानी से सॉल्युबलाइज हो जा रहे हैं। तो वाटर में बात कर रहे हैं इनर्ट गैस की, तो ये क्या रहेंगे हमारे, स्पेरिंगली सॉल्युबल। याद रखना है स्पेरिंगली सॉल्युबल रहेंगे। जितने भी इनर्ट गैस हैं हमारे, हीलियम, नियॉन हो गए, आर्गॉन, ये सभी हमारे इनर्ट गैस में कहलाएंगे, और ये क्या हो रहे हैं हमारे वाटर में स्पेरिंगली सॉल्युबल रहने जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमारे केमिस्ट्री से आ रहा है। द नेम्स ऑफ साइंटिस्ट नेवलेंस, मेंडेल्स, मेयर्स आर एसोसिएटेड विथ द डेवलपमेंट ऑफ, मतलब इन सभी साइंटिस्ट ने मिलकर किस चीज का डेवलपमेंट किया था, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मेटालर्जी, पीरियोडिक टेबल ऑफ द कंटेंट्स और डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा, ये तीनों साइंटिस्ट ने आपस में मिलकर इन्होंने पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन किया, जिसके द्वारा जितने भी एलिमेंट्स अभी तक खोजे गए हैं, इन सभी को इन्होंने एक पर्टिकुलर टेबल में अरेंज किया। इनका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक मास इन्होंने बताया, ठीक है। और ये आगे भी फर्दर कंटिन्यू होता जा रहा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन इन्होंने किया था। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 1507 नंबर का क्वेश्चन, एंटोमोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज। एंटोमोलॉजी के अंदर हमें किस सब्जेक्ट का या किस पॉइंट का स्टडी करना रहता है? बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन बींग्स, इंसेक्ट्स, द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ टेक्निकल एंड साइंटिफिक टर्म्स, द फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स। तो यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर आ जाएगा? चलिए एक्सट्रैक्ट करते जाइए। बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स किसे बोला जाएगा? बिहेवियरल साइंस के अंतर्गत आएगा, जिसमें हम साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी इन सभी का स्टडी करेंगे। इंसेक्ट की बात करते हैं, जब भी हम इंसेक्ट की स्टडी की बात करें तो एंटोमोलॉजी के नाम से हम इन्हें जानेंगे, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स की बात करते हैं तो पेट्रोलॉजी, ये सभी आ जाएगा। इंसेक्ट हमारे लिए क्या हो रहा है? इंसेक्ट का स्टडी एंटोमोलॉजी के नाम से जाना जाएगा। पेट्रोलॉजी मतलब क्या हो रहा है? जब हम रॉक्स के बारे में स्टडी करते हैं, रॉक्स का फॉर्मेशन, रॉक्स के बारे में जब स्टडी कर रहे हैं तो हमारा पेट्रोलॉजी कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ा जाए। When light passes from air into gas, it experience changes of। जब लाइट हमारे एयर से अगर हमारे ग्लास के अंदर जा रही है, ठीक है, तो इसे किस तरीके का यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलेगा उस लाइट में? फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, इनमें चेंजेस आ जाएंगे। फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड, वेवलेंथ एंड स्पीड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड। तो आपने ये प्रैक्टिकल किया होगा अपने प्रैक्टिकल समय में, अपने 12th के समय में, 11th के समय में आपने प्रैक्टिकल किया होगा कि हम लाइट को, या अगर हम एक प्रिज्म बीच में रख देते हैं, रेक्टेंगुलर प्रिज्म रख देते हैं, और वहां से जब हम देखते हैं तो इनका वेवलेंथ और इनका स्पीड यहाँ से हमें चेंज होने को मिल जाता है, ठीक है। एक प्रिज्म के द्वारा हम इसे देख सकते हैं। एक साइड हमारे इंसिडेंट रेज हैं, जैसे ये एंटर करते हैं, इनका यहाँ से वेवलेंथ और क्या हो रहा है, इनका स्पीड यहाँ से चेंज हो जा रहा है, ठीक है। चलिए, एयर से हमारे ग्लास की ओर पहुंच रहे हैं, मतलब रेयर मीडियम से हमारे डेंसर मीडियम की ओर जैसे ही पहुंचेंगे, इनका यहाँ से वेवलेंथ आपका चेंज हो जाएगा। ध्यान रखना है, वेवलेंथ यहाँ पर चेंज हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेल्थ डे से क्वेश्चन आ रहा है। व्हाट इज द, व्हेन इज द वर्ल्ड्स डायबिटीज डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड्स डायबिटीज डेट किस दिन में सेलिब्रेट किया जाता है? 14 नवंबर, 11 दिसंबर, 15 अक्टूबर एंड 1 जुलाई। तो यहाँ पर क्या आएगा आपके लिए करेक्ट आंसर? वर्ल्ड डायबिटीज डेज, याद रखने वाली चीज है भैया, 14 ऑफ द नवंबर इस दिन पर सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड डायबिटीज डेज के नाम से मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एब्जॉर्प्शन ऑफ इंक बाय ब्लॉटिंग पेपर इन्वॉल्व्स। ब्लॉटिंग पेपर में हमारे इंक्स का जो एब्जॉर्प्शन होता है, ये इसके पीछे कौन सा मैकेनिज्म काम कर रहा है, कौन सा यहाँ पर थ्योरी वर्क कर रहा है? विस्कोसिटी ऑफ इंक, इंक का विस्कोसिटी होने के कारण, कैपिलरी एक्शन फिनोमिनॉन, डिफ्यूजन ऑफ इंक थ्रू द ब्लॉटिंग एंड सिफॉन एक्शन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा जब, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारे लिए क्या हो रहा है, इंक हमारे लिए लिक्विड हो गया और ब्लॉटिंग पेपर हो गया। सॉलिड और लिक्विड के बीच जब यहाँ हमारे इंक हमारे उनमें एब्जॉर्ब हो रहे हैं तो किसके कारण होगा? एक कैपिलरी एक्शन के कारण, कैपिलरी मूवमेंट के कारण ही ये हो पा रहा है। आप ही कभी ऐसा करके देख लीजिए, किसी वाटर में, किसी ट्यूब में आप या किसी कंटेनर में वाटर रख लीजिए, लिक्विड रख लीजिए, और ऊपर की ओर आप यहाँ पेपर रख दीजिए, वो धीरे धीरे वाटर उसमें ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इनके बीच एडिसिव एज वेल एज कोहेसिव फोर्स यहाँ पर वर्क करती हैं, और साथ ही साथ हमारे कैपिलरी एक्शन के कारण ये सभी लिक्विड्स ऊपर की ओर पहुंचने लग जाती हैं। जो हमारे दूसरे हमारे फेज रहेंगे, सॉलिड फेज में ये सभी पहुंचने लग जाते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बढ़ा जाए। न्यूक्लियर साइज, न्यूक्लियर साइज की बात करते हैं। न्यूक्लियर साइज को हम किस यूनिट से एक्सप्रेस कर रहे हैं? फर्मी, एंगस्ट्रो, न्यूटन एंड टेस्ला। न्यूटन एंड टेस्ला तुरंत ही काट दीजिए। एंगस्ट्रो डिस्टेंस के लिए किया जाता है, फर्मी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियर साइज की बात करते हैं तो हमारे फर्मी में आ जाएंगे। और यूनिट ऑफ लेंथ इक्वल टू 10 to the power minus 15 मीटर। 10 to the power minus 15 मीटर मतलब क्या हो जाएगा? 1 फर्मी कहलाएगा, ठीक है। इसका यूज किया जाएगा किसी भी न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स को हम जब भी हम उनका साइज मेजर करते हैं, तब हम फर्मी यूनिट में इनका साइज मेजर करेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, तुरंत ही इसका आंसर आपको मिल जाएगा। लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ, किसकी यूनिट होती है, किसकी इकाई होती है लाइट ईयर? क्या हो रहा है? टाइम, डिस्टेंस, लाइट, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पर? ऑब्वियसली डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब क्या हो रहा है? लाइट ईयर। जब भी हम जब भी हम स्पेस में अगर डिस्टेंस ट्रैवल करने जा रहे हैं या डिस्टेंस अगर हम चेक करने जा रहे हैं तो उसे हम एक लाइट ईयर के नाम से ही चेक कर सकते हैं। ठीक है, एक लाइट ईयर के नाम से हम उसे चेक करेंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ा जाए। लाइट फ्रॉम द सन रीचेस अस इन नियरली हाउ मच टाइम्स। जब हम सनलाइट की बात करते हैं तो सन से अर्थ के सरफेस तक सनलाइट के पहुंचने में कितना समय लग जाता है? 2 मिनट्स, 4 मिनट्स, 8 मिनट्स एंड 16 मिनट्स। ठीक है, 2 के मल्टीपल्स पर है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको यहाँ पर। 8.3 मिनट्स याद रखेंगे। 8 मिनट एंड 3 और 2 सेकेंड्स लगते हैं सन से हमारे अर्थ तक सनलाइट के पहुंचने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। स्टार अपीयर्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट बिकॉज। स्टार का मूवमेंट हमें ईस्ट से वेस्ट की ओर देखने को मिलता है, क्यों ऐसा होता है? बिकॉज ऑल स्टार्स मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। दूसरा, द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, द बैकग्राउंड ऑफ द स्टार मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब देखिएगा यहाँ पर ईस्ट, यहाँ पर हमारे अर्थ और हमारे स्टार्स, इनका स्टार्स तो मूव नहीं होते, बिल्कुल मूव नहीं होते। जो हमारे मूवमेंट यहाँ पर हो रहा है हमारे अर्थ के कारण हो रहा है। अर्थ का मूवमेंट जो हो रहा है वेस्ट टू ईस्ट के कारण हो रहा है। इसी कारण से हमें ऐसा लगता है कि ईस्ट से वेस्ट की ओर हमारे स्टार्स मूव कर रहे हैं, जबकि उनमें मूवमेंट होता है बहुत ही कम रहता है, रेयर कंडीशन पर रहता है। अगर उनका मूवमेंट होता भी है तो एक पर्टिकुलर उनका डायरेक्शन नहीं रहता। वहीं अगर हम अर्थ की बात करें तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही हमेशा हमारा अर्थ मूव कर रहा है। क्लियर है? चलिए इजी क्वेश्चन रहेंगे, थोड़े से बस आपको यहाँ पर कंसंट्रेशन का जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ा जाए। यहाँ पर 1515 नंबर का क्वेश्चन है। Why does the color of tomatoes turn red when ripe? जब टोमेटोज, आपने देखा होगा टमाटर, इसका कलर सबसे पहले हरा रहता है, लेकिन जब ये पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है, पक जाता है, इटेबल हो जाता है, तब आपने देखा होगा इसका जो कलर होता है वो ग्रीन से चेंज होकर रेड हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? किसके कारण ये हो रहा है? क्लोरोफिल के कारण हो रहा है। एसिटिक एसिड, क्रोमोप्लास्ट एंड ड्यू टू द साइटोप्लाज्म। करेक्ट आंसर क्या होगा? क्लोरोफिल तो बिल्कुल भी मत लगाइए आंसर। क्लोरोफिल क्यों भाई? क्योंकि क्लोरोफिल ग्रीन कलर शो करता है। क्लोरोफिल के कारण ही हमारे प्लांट्स का कलर ग्रीन हो पाता है, तो ये तो नहीं होंगे। बट उसी को अगर हम बात करते हैं, क्रोमोप्लास्ट की बात करें, तो क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है? यही जो हमारे क्लोरोफिल हैं इन्हीं का ब्रेकडाउन हो जाता है, इन्हीं का ब्रेकडाउन होकर क्रोमोप्लास्ट में बदल जाते हैं। इसी के कारण हमारे जो टोमेटोज रहेंगे इनका कलर क्या हो रहा है? रेड कलर में ये चेंज हो जा रहे हैं। जैसे ही ये मैच्योर होंगे तो इनका जो कलर है क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। छोटी छोटी चीजें आपको जरूर से याद रखनी है। चलिए, रेन ड्रॉप आर स्पेरिकल बिकॉज falling from above due to the surface tension, due to the viscosity of water, due to the air friction। अब देखिएगा क्या हो रहा है। आपने बरसात के मौसम में देखा होगा, या सिंपली अगर आप यहाँ से एक ड्रॉप वाटर अगर नीचे की ओर गिराते हैं तब आपने देखा होगा जो वाटर के ड्रॉपलेट्स रहते हैं वो कुछ इस तरीके का फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, वाटर के ड्रॉपलेट्स इस तरीके के हो जाते हैं या पूरी तरीके से गोल हो जाएंगे। क्यों ऐसा हो रहा है? वो ऐसे भी तो हो सकते हैं ना, ट्रायंगल क्यों नहीं आते, रेक्टेंगल क्यों नहीं आते? जब उनसे ऊपर से नीचे की ओर फॉल करवाते हैं तो वो इसी तरीके का क्यों हो जाते हैं? इसी तरीके के ये स्पेरिकल क्यों हो जाते हैं? क्यों? इसके पीछे का रीजन क्या है? तो यहाँ पर रीजन आएगा बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। याद रखेंगे, सरफेस टेंशन एक ऐसा फिनोमिनॉन है जिसके कारण कोई भी लिक्विड अपने लिए कम से कम एरिया रखना चाहता है,
कम से कम एरिया पर वो एडजस्ट होना चाहता है। जब वाटर के ड्रॉपलेट्स ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो वो अपने लिए कम से कम एरिया पर वो कैसे अपने आप को रख सकें, कम से कम एरिया कैसे वो एक्वायर कर सकें, इसलिए वो सरफेस टेंशन के कारण अपना सरफेस कम करने के लिए इस तरीके का फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सरफेस टेंशन के कारण हमें क्या हो रहा है, वाटर ड्रॉपलेट्स का फॉर्मेशन स्फेरिकल तरीके से देखने को मिलेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बढ़ा जाए। Why do colors appear in soap bubble due to the incidence of light? आपने देखा होगा जब आप सोप यूज करते हैं, हैंड वॉश करते हैं या किसी भी तरीके के डिटर्जेंट अगर आप यूज करते हैं तो वहां पर जो बबल्स बनते हैं वाटर के, उनमें कुछ कलर हमें देखने को मिलता है। ये कलर क्यों हो रहा है? ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ड्यू टू द डिफ्लेक्शन, ड्यू टू द पोलराइजेशन ऑफ लाइट। अब देखिए क्यों ऐसा हो रहा है, लाइट के स्कैटरिंग के कारण हो रहा है, इंटरफेरेंस के कारण हो रहा है। क्या है करेक्ट आंसर यहाँ पर? जब भी हम बबल्स की बात करते हैं तो इनके चारों ओर बबल्स में क्या होते हैं, ये ऑयली लेयर आ जाता है, ठीक है, या हमारी डिटर्जेंसी लेयर आ जाते हैं, जिसके कारण यहाँ कुछ लाइट इंटर भी करते हैं और कुछ लाइट हमारे क्या हो रहे हैं, यहाँ से रिफ्लेक्ट भी हो रहे हैं, यानी हमारा लाइट का यहाँ पर इंटरफेरेंस देखने को मिल रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, जो यहाँ हमारे बबल्स रहेंगे इनमें लाइट के, हम यहाँ जो कलर देखने को मिल रहा है ये किसके कलर हैं, सोप के कलर नहीं है, डिटर्जेंट के कलर नहीं है, ये जो कलर हैं ये लाइट के ही 7 कलर्स हैं, ठीक है, लाइट के जो 7 कलर्स रहते हैं ये वही कलर्स हैं, उन्हीं के कारण हमें इनका कलर देखने को मिलता है, ये कलर फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। क्लियर है? बिकॉज ऑफ द इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट रेज इन द वाटर बबल्स। चलिए आगे बढ़ा जाए। When chlorophyll is burnt, which element is obtained? देखिए कितना इजी था क्वेश्चन है यहाँ पर। जब हम क्लोरोफिल की बात करते हैं, अगर आपने स्ट्रक्चर अभी ध्यान दिया होगा तो क्या हो गया यहाँ पर इजी आपके लिए, जब हम क्लोरोफिल को ब्रेक कर रहे हैं, जब हम उसके बर्न कर रहे हैं तो इनमें से कौन सा हमें एजेंट, कौन सा एलिमेंट हमें देखने को मिलेगा, कैल्शियम, मैंगनीज, मैग्नीशियम एंड सोडियम। तो अगर आपने इसका स्ट्रक्चर देखा होगा तो बीचों बीच एक क्या रहता है हमारा, मैग्नीशियम, और इसके चारों ओर यहाँ पर नाइट्रोजन। तो जब भी इसे हम ब्रेक करेंगे हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मैग्नीशियम, ठीक है, क्या आ रहा है यहाँ पर, मैग्नीशियम। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी, ध्यान रखना है मैग्नीशियम और मैंगनीज, यहाँ आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, मैग्नीशियम और मैंगनीज में कंफ्यूजन से बचिएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल फर्टिलाइजर? इनमें से कौन सा एक केमिकल फर्टिलाइजर है? कंपोस्ट, बोन मील, NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, और बार्क ऑफ द नीम। देखिए कंपोस्ट क्या होता है, ये तो हमारे लिए नेचुरल या प्लांट फर्टिलाइजर कहलाएंगे। बोन मील की बात करते हैं तो ये हमारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कहलाएंगे, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। NPK की बात करते हैं, ये हमारे क्या हो रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर। क्यों भैया? क्योंकि देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर सभी हमारे केमिकल्स प्रेजेंट है। नाइट्रोजन केमिकल हो गया, हमारे पोटेशियम केमिकल हो गया, हमारा फास्फोरस हमारे ये केमिकल्स हो गए, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, केमिकल फर्टिलाइजर। और दूसरा बार्क ऑफ नीम की बात करें, क्या हो गया, ये हमारा बायो फर्टिलाइजर, ठीक है, याद रखना है, बायो फर्टिलाइजर, बार्क ऑफ द नीम। बोन मील्स की बात करें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, कंपोस्ट की बात करते हैं प्लांट फर्टिलाइजर या नेचुरल फर्टिलाइजर। और इनका यूज कहाँ किया जाता है, फर्टिलाइजर्स का यूज कहाँ किया जाएगा, ताकि प्लांट्स के ग्रोथ को हम इनहेंस कर सकें। प्लांट्स के ग्रोथ को इनहेंस करने के लिए हम फर्टिलाइजर्स का यहाँ पर यूज करेंगे। NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, ये सभी हमारे केमिकल फर्टिलाइजर्स कहलाएंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ ओम्स? ओम्स की बात करें, ओम्स में इनमें से किस यूनिट, इनमें से किस मेजरमेंट को, किसे हम एज ओम्स यूनिट हम मेजर करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस, ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी,
पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल करंट या हमारे रेजिस्टेंस। जी हाँ, जब भी हम ओम्स की बात करें तो हम किसी भी इलेक्ट्रिक फ्लो में आने वाले रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए ओम्स यूनिट का यूज करते हैं। याद रखने वाली चीज है, रेजिस्टेंस को हम ओम्स से मेजर करते हैं, करंट को एम्पियर से मेजर किया जाएगा, वोल्टेज को वोल्ट से और पावर को वाट से मेजर करेंगे। साथ ही साथ इसका एब्रिविएशन भी जरूर से याद रखेंगे। ये भी क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से याद रखना है आपको। चलिए डिस्कवरी से क्वेश्चन देखा जाए। हु डिस्कवर्ड द हाइड्रोजन? हाइड्रोजन का डिस्कवरी किसने किया था भैया? प्रिस्टले, बॉयल, चार्लेस एंड कैवेंडिश। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पर? हेनरी कैवेंडिश। इन्होंने सबसे पहले क्या किया था? हमारे हाइड्रोजन का डिस्कवरी किया था। क्लियर? चलिए आगे बढ़ा जाए। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर? एक नैनोमीटर की बात करते हैं तो कितना मीटर होता है? 10 टू द पावर -6 मीटर, 10 टू द पावर -8, 10 टू द पावर -9 मीटर एंड 10 टू द पावर -5 मीटर। तो क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर? कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, कोशिश करेंगे। इसे एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। नैनो मीन्स 9, याद कर लीजिए, नैनो मीन्स 9, 1 नैनोमीटर इट मीन्स 10 टू द पावर -9 मीटर, नैनो 9, ठीक है, याद करना है ऐसे। 1 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है? 1 वाट आवर इज इक्विवेलेंट टू, 1 वाट आवर की बात करते हैं, कितने जूल्स हो रहे हैं? पहला ऑप्शन 6.3 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल, 6.3 इंटू 10 टू द पावर -7 जूल और 3.6 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल, 3.6 इंटू 10 टू द पावर -3 जूल। क्वेश्चंस आपको यहाँ पर सेम देखने को मिल जाएंगे, उसी तरीके के उसी पैटर्न में क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पावर का डिफरेंस है। ठीक है, कहीं -3 है तो कहीं -7 है, कहीं सिर्फ 3 है, कहीं 7 है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 1 वाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल कहलाएगा। ध्यान रखना है, एक जूल में क्या आ रहा है यहाँ पर हमारा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल इज इक्वल टू 1 वाट आवर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ा जाए। रेनबो इज ड्यू टू, रेनबो किस कारण से रेनबो का फॉर्मेशन हो रहा है? एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट इन मिनट्स, water droplets, diffusion of sunlight through the water droplets, ionization of water deposit, refraction and reflection of the sunlight by the water droplets। बरसात के मौसम में आपने देखा होगा कि आसमान में रेनबो देखने को मिलते हैं, 7 तरह के यहाँ पर हमें लाइट रेज देखने को मिल रहे हैं। इनका फॉर्मेशन किसके कारण से हो रहा है? तो जब भी रेनबो का फॉर्मेशन हम देखते हैं तो वाटर के ड्रॉपलेट्स, एक साइड से वाटर आ रहे हैं, और इनका फॉर्मेशन कब होता है? जब वहां धूप भी प्रेजेंट रहे और साथ ही साथ वहां बरसात भी हो। अगर ऐसा होता है तब हमें रेनबो उसी कंडीशन पर देखने को मिलता है। और इस कंडीशन में होता क्या है? मेनली एक साइड से हमारे वाटर आ रहे हैं, दूसरे साइड से जो सनलाइट्स हैं, ये सनलाइट्स जो हैं हमारे वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ रिफ्लेक्ट भी हो रहे हैं और साथ ही साथ इनका यहाँ पर रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन याद रखना है, दोनों अलग चीजें हैं। रिफ्रैक्शन मतलब वहां से दूर हो जा रहे हैं, रिफ्लेक्शन मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर नहीं जा रहे हैं, रिफ्लेक्ट होकर बाहर चले जा रहे हैं, और रिफ्रैक्शन मतलब उनके अंदर, वाटर ड्रॉपलेट के अंदर जाके उन्हें क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट बाय द वाटर ड्रॉपलेट्स आर द मेन रीजन फॉर फॉर्मिंग एनी टाइप ऑफ रेनबोज। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। लाइट इमिटिंग डायोड यानी LED इज यूज्ड इन फैंसी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस सच एज टॉयज विच इमिट्स विच टाइप ऑफ लाइट्स। जब हम टॉयज की बात करते हैं, खिलौने की बात कर रहे हैं, ठीक है, सिंपली अगर हम किसी रिमोट की बात कर लेते हैं तो इनमें जो LEDs लगे रहते हैं, ये LEDs किस तरीके का लाइट को इमिट कर रहे हैं, किस तरीके का लाइट यहाँ से निकल रहे हैं? एक्सरेज निकल रहे हैं, रेडियो वेव्स, अल्ट्रावायलेट लाइट्स एंड विजिबल लाइट्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? चलिए सिंपली सोच कर देखिए भैया, टॉयज हैं तो बच्चों के लिए एक्सरेज तो क्या हो जाएगी? दिक्कत हो जाएगी। रेडियो वेव्स भी हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज भी हमारे लिए हार्मफुल रहते हैं।
कौन से आ रहे हैं, हमारे सिंपली विजिबल लाइट्स, ठीक है, जो हमारे लिए हार्मफुल नहीं रहते। विजिबल लाइट्स कहाँ से निकल रहे हैं, हमारे एलईडी से, सभी एलईडी से हमारे क्या निकल रहे हैं, विजिबल लाइट्स। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको जरूर से रिमेंबर करना है, ठीक है। चलिए, होप सो मैं उम्मीद करूंगा आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। क्वेश्चंस यहाँ पर किस तरीके के आ रहे हैं, ऐसे ही रिलेवेंट क्वेश्चंस आपको जरूर से रिमेंबर करते हुए चलना है, और ऐसे ही अपने फार्मासिस्ट एग्जाम प्रिपरेशन को और अच्छा बनाना है। सभी वीडियो सीरीज के साथ जरूर से जुड़कर रहिए, प्रिपरेशन और सटीक और मजबूत बना लीजिए। चलिए, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, एक नए टॉपिक में, एक नए क्वेश्चन टेस्ट के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। स्टे ट्यून्ड विद जीपैट डिस्कशन सेंटर। थैंक यू ऑल।